आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का है हमारा चैप्टर नंबर 3 और इसका है पार्ट 1। महाभारत वाला आपका चैप्टर है और आप ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ये सारे टॉपिक आपको वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीबीएसई ने चैप्टर के जो टाइटल हैं, चैप्टर के जो नेम हैं वो चेंज कर दिए हैं। आज के समय में इसका नाम जो है वो है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग दी महाभारता, यानी कि महाभारत के अनुसार सामाजिक इतिहास। ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें और क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप आप ज्वाइन सर्च करेंगे, आप हमारा ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लो। आज की डेट में 1233 से ज़्यादा मेंबर हमारे ग्रुप के अंदर शामिल है। वहाँ पे आपको PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले समय में और कुछ नोट्स वगैरह और इम्पोर्टेंट लिंक वगैरह सारे वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, पुराना नाम क्या था इस चैप्टर का? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आप समझ सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से मतलब नाम पहले होते थे और अब के समय में इसका नाम क्या कर दिया है, सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। तो हमें नाम पे नहीं जाना है, मैंने आपको केवल समझा दिया है। हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे महाभारत की। अगर आपको याद हो, हमने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने आर्थिक इतिहास पढ़ा था, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ी थी, लेकिन इसमें हम कुछ सामाजिक नियम पढ़ेंगे, यानी समाज के कुछ रीति रिवाज परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। और महाभारत में वो सारी चीजें मिलती हैं, स्टोरी मिलती है, उसको उसके अनुसार देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहां से ना कई सारे पॉइंट आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, उन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट है। महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाकाव्य। महाभारत जो है एक इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। आप समझ सकते हो, अगर इसमें श्लोक की संख्या 1 लाख होगी, उससे मतलब 1 लाख से अधिक होगी, तो कितना बड़ा ये ग्रंथ हो सकता है। इसका आज के समय में नाम महाभारत है, पर क्या आप जानते हो कि इसका पुराना नाम जय संहिता था? यानी इसको पुराना नाम था जय संहिता। ठीक है। आज के समय में इसको हम किस नाम से जानते हैं? महाभारत। ये भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। देखिए, मैं आपको NCERT से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप इन पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ये भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है और महाभारत की रचना जो है, ऐसा माना जाता है कि ये जो महाभारत लिखी गई थी इसमें लगभग 1000 साल तक इसको लिखा गया। ठीक है। और आपको देखिए, अगर आप इतिहास में जाएंगे और इसकी डेट वगैरह सर्च करेंगे तो आपको ना अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग टाइमिंग बताई हुई है, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ। जो ज़्यादातर इतिहासकार की डेट जो बताई गई है उसके अनुसार है, तो 500 BC से लेकर 500 AD तक कहा जाता है कि महाभारत जो है रची गई थी, यानी लिखी जा रही थी। तो देखिए, आप सोचो, हजारों साल तक अगर उसको लिखा गया है, तभी वो उसका जो मतलब तभी हम उसको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कह सकते हैं, क्योंकि जो 1000 साल तक लिखा गया होगा तो वो कितना बड़ा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो महाभारत जो है ये उस समय के समाज में जो नियम अपनाए जाते थे उन नियमों के बारे में उल्लेख करता है। तो महाभारत से उस समय की समाज की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत से हमें समाज में चलने वाले माने जाने वाले नीति और नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत जो है इसमें शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। जैसे मान लो महाभारत का काल है ये, ठीक है, लेकिन इस काल से पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती थी या बहुत सारी चीजें, कथाएं प्रचलित थी, उसको भी महाभारत में शामिल कर लिया गया है, ऐसा माना जाता है। महाभारत जो है अगर आप देखोगे तो इसमें मेनली 2 परिवारों की कहानी है और 2 परिवार के बीच में जो युद्ध हुआ उससे रिलेटेड सारी बातें। वो 2 परिवार कौन से थे आपको पता होगा? कौरव, एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव। ठीक है। इनके बीच में जो ये संघर्ष चला था, इसकी कहानी जो है महाभारत में देखने को मिलती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे जो सिंपल मैं आपको समरी टाइप की बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो अब देखिए, महाभारत में एक क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि महाभारत जो है, महाभारत को किसने रचा? एक क्वेश्चन आता है, क्या महाभारत का रचयिता कोई एक व्यक्ति था? तो अब आप सोचो कि अगर कोई महाभारत मतलब 1000 साल तक उसको लिखा जा रहा है तो कोई एक रचयिता तो उसका हो नहीं सकता, यानी उसको रचने वाले एक से अधिक रहे होंगे, कई पीढ़ियों के लोग रहे होंगे। तो ऐसी बातें आपके सामने आएंगी, आगे आएंगी। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जाएंगे तो वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, बट बेसिक बता रहा हूं कि महाभारत जो है
इसकी जो मूल कथा है, जो ओरिजिनल महाभारत लिखी गई थी, उसको भाट सारथी ने लिखी थी। अब ये भाट सारथी कौन होते थे, आपको ये समझना है। ये क्या थे, ये युद्ध होता था तो उसमें जाते थे, ठीक है। ये मतलब जो रथ में बैठते ना सारथी, ये वो होते थे और युद्ध को देखते थे, उसको समझते थे, उसके बारे में लिखते थे। तो कुछ ऐसी कहानी मानी जाती है कि मूल रचयिता जो थे वो ये थे। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। अब ये समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा और ये समालोचनात्मक संस्करण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो संस्करण है किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो एक संस्कृत के विद्वान हैं, ठीक है, ये बहुत ही बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। इनका नाम है V.S. सुथांकर। इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक पूरी टीम बनाई और उन्होंने पूरे देश में जहां जहां पे भी महाभारत की पुरानी पांडुलिपियां मिली उसको इकट्ठा किया और लगभग 47 साल में जाकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। अब ये समालोचनात्मक एडिशन जो है, संस्करण जो है, ये क्या है, इसे थोड़ा समझिए, ठीक है। तो ये स्लाइड 2 बार आ गई है, इसे हमने पढ़ रखा है, आगे देखिए। अब समालोचनात्मक जो शब्द होता है ना, आपको इसका थोड़ा सा समझना है। समालोचना जो है वो, समालोचना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से देखना, यानी बहुत अच्छी तरीके से उसकी समीक्षा करना, उसको समझना, उसका विश्लेषण करना, यानी समीक्षा करना, उसके गुण तथा दोष की परख करना और निरीक्षण करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझिए। मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ी, उसमें कोई सच्ची घटना लिखी हुई थी, ठीक है। आपने इतिहास की कोई किताब पढ़ी, आपने उसमें देखा और आपसे बताया गया कि ये एक सच्ची घटना है। अगर आपने किताब को पढ़ा और आपने बिल्कुल यकीन कर लिया कि जो भी इसमें लिखा है वो सच्चा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अगर आपने सोचा यार कि इसकी सत्यता को परखते हैं, क्या ये सच में सच्ची घटना है या फिर इसमें भी कुछ मतलब झोल है, कोई चेंज है, तो अगर आपने उस पर रिसर्च करी, आपने बहुत गहराई से उन चीजों को देखा, एक एक पहलू को समझा, उसको क्रॉस चेक करने का प्रयास किया और उसकी समीक्षा की, उसके गुण दोष की को परखा, निरीक्षण किया, समीक्षा की करा, उसको अच्छे तरीके से मतलब आपने समझा, उसके बाद जो आपने रिजल्ट निकाला वो एक तरह से क्या हो जाएगा, समालोचना, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, उस पर तर्क करना, उसको समझना, उस पर रिसर्च करना, उस पर खोज करना, उसकी समीक्षा करना, उस पर विचार करना, ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मतलब पहलू है सभी पे विचार करना, ये क्या कहलाता है, समालोचना। यानी कि महाभारत जो थी, महाभारत बहुत पुराने समय में लिखी गई थी, ठीक है। अब उस समय में जो लिखी गई थी, जो भी बातें हमें मिलती है, तो उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ऐसा सोचा, क्या सच में ऐसा होता था, क्या मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ मतलब मनगढ़ंत भी लिखा हो। तो किसी ने कुछ सोचा भाई कि अगर ऐसा सच में था, समाज में सच में ऐसे नियम थे, तो उसको परखा जाए। तो यही था कि महाभारत को इकट्ठा किया गया, उसकी पांडुलिपियां पूरे देश से इकट्ठी की गई, उसकी समालोचना करा गया और उसको फिर से दोबारा से उसका संकलन किया गया, उसको एडिशन किया गया, उसको लिखा गया या छापा गया, प्रकाशित किया गया। तो ये हो जाएगा उसका समालोचनात्मक संस्करण। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए कि ये जो काम था ये कोई आसान काम नहीं है, समझिए इसको। जो V.S. सुतांकर हैं, ये एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, ठीक है। किसके विद्वान हैं, ये संस्कृत भाषा के। इनके नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना यानी कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया इनके नेतृत्व में। इस प्रोजेक्ट में क्या करना था इनको कि बहुत सारे विद्वान जो थे उन्होंने मिल गए, उन्होंने एक टीम बनाई और महाभारत ग्रंथ, यानी टीम में आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, आप पेपर में ये मत लिखना टीम, ये कहना कि कई सारे विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई कि पूरे देश से जहां से भी महाभारत से संबंधित पांडुलिपि मिलेगी, उन सभी पांडुलिपियों को हम इकट्ठा करेंगे, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे, उसको परखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसकी कमियां जो भी हमें लगेगी या उसकी खूबियां जो लगेगी उसको हम लिखेंगे, एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, उसका दोबारा से संस्करण तैयार करवाएंगे। तो ये जो परियोजना थी, इस प्रोजेक्ट के लिए देश के विभिन्न भागों से अलग अलग लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों का इकट्ठा किया गया, ठीक है। तो महाभारत की जो पांडुलिपियां थी, जो पुराने समय में लिखी गई थी, इन्होंने क्या करा, देश में अलग अलग स्थान से उसको इकट्ठा किया, ठीक है, उसको मंगवाया। और पांडुलिपि में जो श्लोक पाए गए
उन श्लोकों को बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया, उसको समझने का प्रयास किया और उन श्लोकों की तुलना की। ठीक है, तुलना कर रहा, एक श्लोक की तुलना दूसरे श्लोक से की। तो ऐसे में क्या समस्या आई? समस्या ये आई कि श्लोक जो थे इतने सारे थे कि बहुत मतलब दिक्कतें आ रही थी। तो एक तरीका निकाला उन्होंने तुलना करने का। क्या तरीका निकाला? विद्वानों ने ये कहा कि हम हर एक श्लोक का अध्ययन नहीं करेंगे, हम ऐसे श्लोक को चुनेंगे जो सभी पांडुलिपियों में लगभग कॉमन है। जैसे मान लो कि 100 पांडुलिपि मिली, ठीक है, अगर 100 की 100 पांडुलिपि में कोई श्लोक जो है हर जगह मिल रहा है, यानी सब में कॉमन मिल रहा है, तो ऐसे श्लोक को हम क्या करेंगे? चुनेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो इसका जो इन सबको चुना गया, समझा गया, अध्ययन किया गया, उसके बाद इसका प्रकाशन किया गया। प्रकाशन का मतलब उसको छपवाना, यानी उसको पब्लिश वगैरह करवा देना, ठीक है, प्रिंट करवाना या छपवाना जो भी है। तो उसका प्रकाशन करवाया 13,000 पेज। अब आप सोचो कि 13,000 पेज, अगर आपकी बुक हो, अगर वो 500 पेज की बुक हो तो आपको लगेगा यार कितनी मोटी बुक है ये, और वही अगर 1000 पेज की बुक हो तो आप तो सोचोगे भाई ये तो पढ़ना ही नामुमकिन है। लेकिन ये जो महाभारत थी, ये 13,000 पेज, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि मतलब कितना कंटेंट रहा होगा उसमें। तो 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों, यानी इसको कई सारे पार्ट्स में, कई सारे वॉल्यूम में, वॉल्यूम कहा जाता है वैसे इसको, कई सारे पार्ट्स में इसको किया गया। अब देखिए एक बुक 13,000 पेज की तो बना ही नहीं जाएगी, तो अब 13,000 पेज का मतलब है कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उन्होंने क्या करा? उसके वॉल्यूम बना दिए, उसके पार्ट्स बना दिए, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके के उसके वॉल्यूम बनाए गए और उसको कई खंडों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, और इस परियोजना को पूरा करने में 47 ईयर लग गए, यानी कि 47 साल लग गए। अब आप सोचो कि मतलब 47 साल में इंसान की उम्र बीत जाती है। आप बचपन से, अगर आप एक बच्चे का जन्म होता है उस समय से 47 साल तक देखे जाए तो वो 47 साल में बूढ़ा होने लग जाता है। इतने समय में इतने विद्वानों ने मिलकर कितना मेहनत, मतलब कितना प्रयास किया होगा उसको समझने में, तब जाके 13,000 पृष्ठ में उसको कई खंडों में, कई पार्ट्स में, कई वॉल्यूम में उसको पब्लिश करवाया होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल पॉइंटों को ध्यान में रखते जाओ जो जो आपको बता रहा हूं। इस पूरी परियोजना यानी ये जो प्रोजेक्ट था, इसके बाद दो बातें सामने आई। जब उन्होंने 47 ईयर तक ये काम करा, उसके बाद दो बातें सामने आई। कौन सी दो मुख्य बात थी? पहली बात तो ये थी कि उत्तर भारत, देखिए अब यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ, अब ध्यान से देखिए, छोटा सा मैप बना देता हूँ। ये जो ऊपर वाला भारत है, ठीक है, उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, ठीक है, और केरल तक, यानी उत्तर से दक्षिण, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। मतलब कई सारी पांडुलिपि ऐसे मिली ऊपर से लेकर नीचे तक के भारत में कि उसमें कई सारी चीजें कॉमन थी, समान थी, मतलब एक जैसी चीजें मिली। लेकिन दूसरी बातों को भी ध्यान रखें, अभी से कोई फैसला मत ले कि सब कुछ ही समान था। दूसरा पॉइंट भी पढ़ें। कुछ शताब्दियों के दौरान, यानी स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें मिली पांडुलिपियां, वो बहुत समान थी, लेकिन कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो महाभारत की पांडुलिपियां ली गई, उसको देखा गया, उसको समझा गया, तो उसमें कई प्रभेद मिले। प्रभेद मतलब विभेद होना, भिन्न होना, थोड़ा बहुत अलग होना, ठीक है, तो ये प्रभेद मिले। तो इस प्रभेद का संकलन भी मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया। यानी देखिए, अब आप समझिए इसे, इन्होंने क्या देखा कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत सारी चीज जो थी वो सेम थी, यानी समान थी। लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ स्थान पे, अलग अलग स्थान पे जो कुछ पांडुलिपियां मिल रही हैं उसमें कुछ अंतर भी है, कुछ विभेद भी है। तो उन्होंने उस विभेद को छोड़ नहीं दिया, बल्कि मेन जो पार्ट होता है ना, मुख्य पार्ट, उसमें कमेंट्स के रूप में या फिर परिशिष्ट के रूप में उसको भी शामिल किया। तो 13,000 पेज की जो आप ये पढ़ रहे हो ना महाभारत के बारे में कि 13,000 पृष्ठ में बनाई गई थी, तो इसमें आधे से अधिक, 13,000 का आधा कितना होता है? आप इसका आधा कर दो, लगभग 7,500, ठीक है, आधे से अधिक यानी 7,500 से भी ज्यादा, सॉरी 6,500, ठीक है, 6,500 मतलब 13,000 का आधा। लेकिन ये कह रहे हैं आधे से भी अधिक, यानी 6,500 से अधिक। अब कितना होगा? लगभग 7,000, 7,1500 या 7,500 के करीब। इतने
विभेदों के बारे में भी जानकारी दी गई है, यानी कि इतने सारे मतलब ऐसी बातें भी लिखी गई है जिसमें कुछ अंतर पाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें महाभारत में शामिल की गई, जो उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। अब ये तो हो गया महाभारत। आगे महाभारत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठाते हुए चलो। आगे एक टॉपिक है परिवार, बंधुता एवं विवाह। ये सारे टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिवार से। ठीक है, तो परिवार क्या होता है? देखिए, आप सभी का एक परिवार होता है, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। तो देखिए, परिवार क्या है? परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी परिवार को संस्कृत में क्या कहा जाता था? कुल। कहते हैं ना, आप किस कुल से हो, यानी आप किस परिवार से हो। हम तो आज के समय में परिवार कहते हैं, पर संस्कृत भाषा में इसके लिए कुल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। आप आज के समय में भी देखोगे तो सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। किसी परिवार में सदस्य की संख्या 7 हो सकती है, किसी में 10 हो सकती है, किसी में 20 हो सकती है, तो किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 2 या 3 भी हो सकती है, यानी कि संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, परिवार में एक दूसरे से रिश्ता एक दूसरे का अलग हो सकता है, यानी कि मान लो कोई जॉइंट फैमिली आप देखते हो, तो जॉइंट फैमिली में दादा दादी होंगे, उनके बेटे रहते होंगे, फिर उनके बच्चे रहते होंगे, तो सभी के रिलेशन एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन मान लो छोटी फैमिली में देखते हो जिसमें एक पति पत्नी बच्चे रहते हैं, तो उनके रिलेशन अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सदस्यों की संख्या, रिश्ता और उनके काम क्रियाकलाप भी जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग काम हो सकते हैं, अलग अलग तरह के रिश्ते हो सकते हैं और उनकी संख्या अलग हो सकती है। तो इस तरीके से परिवार होता था। एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांट कर इस्तेमाल करते हैं, ये होता है। ठीक है, परिवार के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। परिवार में रहते हैं तो एक ही मतलब उनका खाने बनाने का होता है, जो चूल्हा वगैरह होता है, और जो भी संसाधन होते हैं आपस में बांट कर उसका इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। तो लोग जो होते हैं वो अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। परिवार जो होता है एक बड़े समूह का हिस्सा था। परिवार जो होता है एक बड़ा समूह होता था। ठीक है, परिवार में अगर आप देखोगे तो कितने सारे सदस्य होते हैं, माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर बच्चे, फिर उनके भाई बहन, फिर दूर के रिश्तेदार। मतलब परिवार में अगर देखा जाए तो मतलब एक बड़ा समूह जो होता है उसका हिस्सा होता है परिवार। आप कभी अपने परिवार के बारे में सोचने लग जाना, अपने पिता के परिवार के बारे में, माता के परिवार के बारे में, तो आपको उनके कितने ज्यादा मतलब लोग मिलेंगे। तो ये जो लोग होते थे इनको क्या कहा जाता था? संबंधी। कहते हैं ना, हमारे संबंधी हैं, यानी हमारे रिलेशन में, हमारे क्लोज हैं। इनके लिए जाति समूह शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था। संबंधी जो होते हैं इनके लिए जाति समूह शब्द भी इस्तेमाल किया जाता था। कई परिवार ऐसे भी होते थे भाई जहाँ पे जो कजन होते हैं, जैसे चचेरे भाई, मौसेरे भाई या बहन, उनको भी मतलब खून का रिश्ते में काउंट किया जाता है। यानी जो चचेरे भाई बहन है या चचेरी भाई, जो मौसेरे भाई बहन है, उनको खून का रिश्ता माना जाता है। लेकिन सभी परिवार में, सभी समाज में ऐसा नहीं माना जाता। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मतलब चचेरे भाई बहन जो होते हैं उनको खून का रिश्ता नहीं माना जाता, लेकिन कुछ परिवारों में उनको माना भी जाता है। तो ये क्या बता रहा है? देखो, इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है समाज की एक संस्था जिसे हम कहते हैं परिवार। परिवार में क्या होते हैं कि सभी लोग रहते हैं एक ही परिवार के, और उसमें माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। परिवारों की संख्या, लोगों के रहने वाले की संख्या अलग हो सकती है, उनके काम अलग हो सकते हैं, उनके रिश्ते अलग हो सकते हैं। ठीक है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। और जो परिवार को बड़े लेवल पे देखें तो उन सबको संबंधी कहा जाता है। और यहाँ पे हमने क्या देखा? कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे कजन जो होते हैं, कजन को भी, चचेरे मौसेरे भाई बहन को भी खून का रिश्ते में काउंट करते हैं, माना जाता है। लेकिन कई समाज ऐसे भी हैं जहाँ पे इनको खून का रिश्ता नहीं माना जाता, यानी कि ज्यादा जो करीबी होते हैं उन्हीं को खून के रिश्ते में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पितृवंशिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पेपर में आपके आया हुआ है। तो देखिए पितृवंशिक का मतलब क्या होता है? पितृवंशिक का मतलब होता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता हो। ठीक है, यानी कि जो परिवार का जो मुखिया होगा वो पुरुष होगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा, उसके बाद उसका पुत्र होगा। इस तरीके से एक परंपरा चली आती है, यानी लड़के को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था को पितृवंशिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। तो पितृवंशिकता जो है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। इस परंपरा में घर का मुखिया भी जो होता है वो पुरुष होता है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के लिए बना दिए क्वेश्चन, बाकी आप इतना आसान समझ जाओगे आराम से।
तो इस परंपरा में जो घर का मुखिया होता है वो पुरुष होता है, उसके पास जो शक्ति और संसाधन होते हैं, नियंत्रण होता है, और इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र जो होता है उसको उसकी संपत्ति मिल जाती है और उसकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पिता का जो संपत्ति होती है वो किसको मिलेगी? उसके बेटे को। फिर उसकी संपत्ति किसको मिलेगी? उसके बेटे को। इस तरीके से एक परंपरा चली आती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पितृवंशिक व्यवस्था। अब आगे देखिए, ये जो महाभारत है इसमें भी आपको पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में समझने को मिलेगा। कैसे? देखिए, महाभारत जो था इसमें दो परिवारों की लड़ाई थी, एक कौरव और एक पांडव। दोनों ही एक ही वंश से थे, यानी कुरु वंश से थे दोनों। इनका जो शासन था वो एक जनपद पे था। इनके बीच में लड़ाई हो गई, संघर्ष हो गया, युद्ध हो गया। किस बात को लेकर? भूमि और सत्ता को लेकर, जमीन को लेकर और सत्ता को लेकर। इसमें जीते कौन? पांडव जीते। और उसके बाद क्या हुआ? पितृवंशिक उत्तराधिकार घोषित किया गया। यानी पितृवंशिक उत्तराधिकार का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई पिता जो था वो राजा था कहीं पे, उसके बाद जब वो पिता मर गया तो उसके बाद राजा किसको बना दिया गया? उसके बेटे को। फिर उसके बाद राजा किसको बना दिया गया? उसके बेटे को। इस तरीके से जो उत्तराधिकार परंपरा चली आती है, ठीक है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र, इस तरीके से, तो इसको पितृवंशिक उत्तराधिकार कहा जाता है। तो महाभारत में भी हमको ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये मत सोचना कि महाभारत के समय से ऐसा था। हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पितृवंशिक व्यवस्था पहले से भी आपको देखने को मिलेगी। तो पितृवंशिकता जो होती है उसमें पुत्र जो होता है अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति को लेकर, पिता के संसाधन तथा उसके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेता है, यानी उसको अधिकार मिल जाता है। अधिकतर राजवंश जो होते हैं वो पितृवंशिकता प्रणाली को ही अपनाते हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर पढ़ा है राजा का बेटा ही राजा बनता था, ज्यादातर ऐसा ही होता था। ठीक है, यदि मान लो किसी राजा का बेटा ही ना हो, उसका कोई पुत्र ना हो, तो वो अपने भाई को बना सकता है, या अन्य बंधु बांधव जो भी मतलब उसके रिलेटिव हों, जो उसके क्लोज हों, जो उसके काफी मतलब करीबी हों, उसको वो अपना उत्तराधिकार बना सकता है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थिति में स्त्री को भी सत्ता दी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हो, जहां पे मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था और मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था, तो वहां पे एक महिला थी, उनको कुछ विशेष अधिकार, कुछ शासन के अधिकार, कुछ जमीन वगैरह मिली हुई थी। तो वो महिला जो थी, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, गुप्त साम्राज्य की थी। क्या आप मुझे कमेंट में उस महिला का नाम बताओगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं विवाह के नियम। अब इसमें देखो, सारा समाज और सामाजिक व्यवस्था को ही हम पढ़ेंगे। तो विवाह जो होते हैं वो कई प्रकार के होते थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है लगभग 8 प्रकार के विवाह होते थे उस समय में। उसमें से कुछ प्रकार के विवाह मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बाकी आगे की वीडियो में यानी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, एक बहिर्विवाह पद्धति होती है, नाम से ही पता लग रहा है, बहिर यानी बाहर, यानी कि गोत्र से बाहर विवाह करना। जो गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा होती है उसको हम बहिर्विवाह कहते हैं। ठीक है, अंतर्विवाह पद्धति जो होती है वो, उसमें क्या होता है कि एक ही गोत्र, यानी एक ही गोत्र में, एक ही कुल में, या फिर एक ही जाति में, या एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में ही विवाह कर लें, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्विवाह। जैसे मान लो क्या होता है कि गांव, पहले एक सिस्टम होता था, आज से कई साल पहले, अभी भी शायद ये होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो अपने ही गांव में, अड़ोस पड़ोस में कभी भी शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि गांव की जो मतलब जो लड़कियां होती थी वो बहन मानी जाती थी सारी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता था गांव वगैरह में। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब एक ही जगह में बसने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते थे, लेकिन अंतर विवाह पद्धति में हो जाता है विवाह, एक ही गोत्र में हो जाता है, जबकि सेम गोत्र में शादी नहीं करते। बट अंतर विवाह पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसमें अपने ही गोत्र में शादी हो जाती है, अपनी ही जाति में शादी हो जाती है, एक ही स्थान में रहने वाले शादी कर लेते हैं, तो इसको अंतर विवाह कहते हैं। और जहां पे गोत्र के बाहर शादी की जाए तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपति प्रथा, एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा होती है, यानी कि कोई महिला, उसके एक से ज्यादा पति हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपति प्रथा। और बहुपत्नी प्रथा क्या है? जहां पे कोई व्यक्ति है उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो इसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। ठीक है, अब ये गोत्र क्या होता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप गोत्र के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कीजिए। अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको गोत्र बताऊंगा कि आखिर ये गोत्र आया कहां से। और मैंने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, लगभग 1 साल पहले। उसमें मैंने, अगर आप सर्च कर सकते हो तो सर्च करो, उसमें मैंने गोत्र के बारे में कई एग्जाम्पल के साथ बताया था। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि आखिरी है ये जो हमारा टॉपिक है। जब तक आप रिसर्च करो, सर्च करो क्या है गोत्र। तो अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था।
ठीक है। कुछ जगह पे कहते हैं गोत्र से बाहर शादी करनी चाहिए, लेकिन अंतर विवाह पद्धति में कहते हैं गोत्र के अंदर शादी करनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है। पुत्री को पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं मिलता, यानी पैतृक जो संसाधन होते हैं उस पर बेटी का अधिकार नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था यह है कि पिता के बाद पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र, उसके बाद उसके पुत्र, यानी पुत्री का यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नाम नहीं लिया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पुत्री होती थी उसको पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था। कन्यादान जो होता था वो विवाह के समय कन्या को भेंट मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, और ये पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था कन्यादान देना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने। समाज के बारे में बताइए, समाज के नियम बताएं, समाज की प्रथा बताइए, महाभारत से संबंधित बताएं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा और आसान लगा होगा। जरा सी भी अगर आपको दिक्कत आए ना तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार और देखना, और उसके बाद आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको क्या करूँगा, आगे आने वाले पार्ट में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।